नमस्कार। आज हम पैसे के साथ हमारे रिश्ते को समझने की एक कोशिश करेंगे। मॉर्गन हाउसल की किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसके कुछ अहम हिस्सों के जरिए। आज की ये जो चर्चा है ये सिर्फ नंबरों या निवेश की तकनीक के बारे में नहीं है। ये हमारे पैसे से जुड़े बर्ताव के पीछे के क्यों को कुरेदने जैसा है। हमारे पास जो सामग्री है उसमें पैसे को लेकर हमारे नजरिए, हमारी डर, हमारी उम्मीदें और हाँ, अक्सर हमारे जो अजीब लगने वाले फैसले होते हैं उन पर रोशनी डालने वाली कहानियां और विचार शामिल हैं। इस बातचीत का मकसद ये जानना है कि हम पैसे से जुड़े फैसले आखिर लेते कैसे हैं और इसमें हमारे ज्ञान से ज्यादा हमारे दिमागी झुकाव, हमारी भावनाओं की भूमिका क्यों अहम है। हम कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो शायद पहली नजर में थोड़ी उल्टी लगें। जैसे कभी सोचा है कोई बेहद कामयाब और जीनियस टेक एग्जीक्यूटिव भी पैसों के मामले में एकदम बचकाना व्यवहार क्यों कर सकता है? या फिर कम आय वाले लोग लॉटरी टिकट पर इतना खर्च क्यों करते हैं जबकि शायद उनके पास किसी इमरजेंसी के लिए छोटी रकम भी न हो। चलिए इसी पहेली को आज सुलझाने की कोशिश करते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि पैसे से जुड़े फैसले दूसरों को भले ही अजीब लगे, लेकिन लेने वाले के लिए वो उसके अपने अनूठे तजुर्बों के हिसाब से बिल्कुल सही हो सकते हैं। सोचिए, गरीबी में पले बढ़े इंसान का जोखिम और इनाम को देखने का नजरिया एक अमीर बैंकर के बच्चे से कितना अलग होगा, है ना? बिल्कुल। जिसने भयानक महंगाई देखी है वो यकीनन उस इंसान से अलग सोचेगा जो स्थिर कीमतों के दौर में बड़ा हुआ। जॉन एफ कैनेडी का उदाहरण लें। उन्होंने महामंदी को सिर्फ किताबों में पढ़ा था, महसूस नहीं किया। या फिर बॉन्ड निवेशक बिल ग्रॉस का नजरिया सोचिए, उनके पिता की पीढ़ी के मुकाबले एकदम उलट था। हाँ, बिल्कुल अलग दौर देखा उन्होंने। इसी तरह 1970 में जन्मे व्यक्ति के लिए शेयर बाजार का अनुभव 1950 में जन्मे व्यक्ति से बिल्कुल जुदा रहा है। हर किसी की कहानी, हर किसी का सच अलग है। और इन अलग अलग नजरियों को समझना ही शायद सबसे बड़ी चुनौती है ना? हम अक्सर दूसरों के फैसलों को अपनी नजर से देखकर उन्हें पागल या नासमझ कह देते हैं। हाँ, बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पैसे से जुड़ा ज्ञान सिर्फ तथ्यों या आंकड़ों का खेल नहीं है। ये बहुत हद तक अनुभव पर टिका है, और अनुभव तो हर किसी का अपना निजी होता है। ये सहानुभूति रखना जरूरी है, वरना हम सिर्फ बस जज करते रह जाएंगे। सही कहा। बिना सहानुभूति के तो बस बहस ही हो सकती है, समझ नहीं बन सकती। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और पहलू है किस्मत और जोखिम। ये दो ऐसी अदृश्य ताकतें हैं जो हमेशा साथ चलती हैं, जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू। इन्हें अलग करना लगभग नामुमकिन है। नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट शिलर भी यही जानना चाहते थे कि किसी की सफलता में किस्मत की ठीक ठीक कितनी भूमिका है। लेकिन ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। कैसे पता लगाएंगे? वही तो, सिर्फ हुनर के आधार पर सफलता को तौलना धोखा दे सकता है। बिल गेट्स का ही उदाहरण लें। वो यकीनन जीनियस थे, पर वो दुनिया के उन गिने चुने हाई स्कूलों में से एक में पढ़ते थे जहां कंप्यूटर था। अच्छा, ये तो किस्मत थी। हाँ, उनके दोस्त केंट एवांस, जो उतने ही होनहार माने जाते थे, हाई स्कूल में ही एक पर्वतारोहण दुर्घटना में चल बसे। अरे! एक को किस्मत का साथ मिला, दूसरे को नहीं। इसी तरह कॉर्नेलियस वेंडरबिल्ट या जॉन डी रॉकफेलर जैसे सुपर सफल लोगों की कहानियों से सीखना भी थोड़ा खतरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम जिसे उनकी हिम्मत या दूरदर्शिता कहते हैं, हो सकता है वो सिर्फ एक बड़ा जोखिम हो जिसका नतीजा संयोग से अच्छा निकल गया। जबकि वैसे जोखिम लेने वाले हजारों दूसरे लोग गुमनामी में खो गए। ये हिम्मत और लापरवाही वाली बात, ये तो सोचने पर मजबूर करती है। वेंडरबिल्ट और रॉकफेलर दोनों के बारे में मशहूर है कि उन्होंने कानून तोड़ने से भी परहेज नहीं किया। हाँ, उनकी कहानियां हैं ऐसी। वेंडरबिल्ट का तो वो मशहूर कथन है, कानून की मुझे क्या परवाह, क्या मेरे पास ताकत नहीं है। उनके लिए ये चल गया। लेकिन जरा सोचिए, कहानी कितनी आसानी से पलट सकती थी। बिल्कुल। उन्हें दूरदर्शी उद्योगपति की जगह शातिर अपराधी के तौर पर भी तो याद किया जा सकता था। हाँ, एनरॉन ने भी तो कानून तोड़े थे, उनका क्या हुआ? सही बात है। तो ये रेखा वाकई बहुत महीन है, और शायद नतीजा आने के बाद ही हम तय कर पाते हैं कि कोई साहसी था या लापरवाह। बिल्कुल सही, नतीजा ही कहानी लिखता है। और इसी तरह असफलता वो हमेशा खराब फैसलों का नतीजा नहीं होती। कई बार वो सिर्फ जोखिम लेने का साइड इफेक्ट होती है, बदकिस्मती। बिल्कुल सही कहा। इसीलिए किसी एक असाधारण सफलता या असफलता की कहानी से बहुत ज्यादा प्रभावित होने के बजाय
हमें व्यापक पैटर्न देखने चाहिए। ज्यादातर लोगों के लिए क्या काम करता है, उससे सीखने की संभावना ज्यादा है। और सबसे जरूरी बात, जैसा आपने कहा, जोखिम की भूमिका को समझना और असफलताओं को, चाहे वो हमारी हो या दूसरों की, थोड़ी नरमी से देखना सीखना। हाँ, माफ करना सीखना। हाँ, वो कहावत है ना, कुछ भी उतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना ऊपर से लगता है। सब कुछ बीच का स्लेटी होता है। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद हर किसी के मन में कभी ना कभी आता है। कितना पैसा काफी होता है? इनफ। जॉन बोगल ने एक किस्सा सुनाया था। एक पार्टी में लेखक कर्ट वॉनिगेट ने अपने दोस्त जोसेफ हेलर से कहा, देखो, हमारा वो अरबपति मेजबान, उसने आज एक ही दिन में उतनी कमाई कर ली जितनी तुम्हारी किताब कैच 22 ने पूरी जिंदगी में नहीं की होगी। अच्छा। हेलर का जवाब शानदार था। उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन मेरे पास एक चीज है जो उसके पास शायद कभी नहीं होगी। क्या? इनफ, यानी मेरे पास काफी है वाली भावना। वाह, क्या बात है ना कमाल की बात। सोचिए रजत गुप्ता या बर्नी मैडॉफ के बारे में। उनके पास इतनी दौलत थी जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हर जरूरत, हर ख्वाहिश पूरी करने लायक अथाह दौलत। फिर भी उन्होंने और ज्यादा के लिए सब कुछ, अपनी इज्जत, अपनी आजादी, सब दांव पर लगा दिया। शायद सबसे मुश्किल वित्तीय हुनर यही है, अपनी उम्मीदों की, अपनी ख्वाहिशों की दौड़ में फिनिश लाइन को आगे खिसकने से रोकना। वो हेलर का जवाब सच में सोचने पर मजबूर करता है। इनफ, ये शब्द जितना छोटा है उतना ही गहरा है, और इसके पीछे का मनोविज्ञान भी बड़ा पेचीदा है। हाँ। एक तो है ये सामाजिक तुलना का जाल। हम लगातार खुद को दूसरों से नापते रहते हैं। कोई बेसबॉल खिलाड़ी साल के $5 लाख कमाकर भी खुद को गरीब समझ सकता है अगर उसकी टीम का कोई साथी $36 मिलियन कमा रहा हो। अरे बाप रे। दूसरा है लालच का स्वभाव, जो कभी संतुष्ट होता ही नहीं। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो चीज जो आपके पास है और जिसकी आपको जरूरत है, जैसे इज्जत, आजादी, परिवार, उसे उस चीज के लिए दांव पर लगा देना जो आपके पास नहीं है और जिसकी आपको शायद जरूरत भी नहीं है, जैसे और ज्यादा पैसा। बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है ये। हाँ, रजत गुप्ता ने जेल से छूटने के बाद कहा था कि उन्होंने सीखा है कि किसी भी चीज से, यहां तक कि अपनी प्रतिष्ठा से भी, बहुत ज्यादा जुड़ाव नहीं रखना चाहिए। शायद देर से ही सही उन्हें इनफ का मतलब समझ आया। ये जानना कि कब रुकना है, कब कहना है, बस इतना काफी है। ये शायद पैसों से जुड़ी सबसे बड़ी समझदारी है। सच कहा, ये समझदारी शायद सबसे महंगी दुकानों में भी नहीं मिलती। बिल्कुल। और इसी इनफ से जुड़ी एक और ताकत है जो धीरे धीरे काम करती है, लेकिन जिसके नतीजे हैरान करने वाले हो सकते हैं। क्या? वो है कंपाउंडिंग, यानी चक्रवृद्धि। ये इतनी धीमी प्रक्रिया है कि शुरुआत में पता ही नहीं चलता, लेकिन वक्त के साथ ये पहाड़ खड़ा कर सकती है। अच्छा। इसे समझने के लिए हिमयुग का उदाहरण कमाल का है। सर्बियाई वैज्ञानिक मिलुटिन मिलनकोविच ने पाया कि पृथ्वी की कक्षा और झुकाव में हल्के बदलावों से धरती पर सूरज की रोशनी थोड़ी कम ज्यादा होती है। लेकिन रूसी मौसम वैज्ञानिक व्लादिमीर कोपेन ने इसमें एक दिलचस्प मोड़ जोड़ा। उन्होंने कहा कि हिमयुग का असली कारण कड़ाके की सर्दियां नहीं, बल्कि वो गर्मियां थीं जो थोड़ी कम गर्म होती थीं। अरे, ये कैसे? जब गर्मियां इतनी गर्म न हो कि पिछली सर्दियों की सारी बर्फ पिघला सकें, तो वो बची ही बर्फ अगली सर्दी में और बर्फ जमने का आधार बन जाती है। फिर ये बर्फ सूरज की ज्यादा रोशनी वापस अंतरिक्ष में फेंकती है, जिससे और ठंडक होती है। और ये सिलसिला हजारों साल चलता रहता है, धीरे 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 धीरे, जब तक कि हिमयुग नहीं आ जाता। सोचिए, मामूली ठंडी गर्मी से शुरू हुई बात कहां तक पहुंच गई। गजब। यही कंपाउंडिंग है। वॉरेन बफेट की अविश्वसनीय सफलता का राज भी यही है। उनका निवेश का हुनर तो है ही, पर असली जादू है समय। हाँ, उन्होंने बहुत कम उम्र में शुरुआत की और दशकों तक हर उतार चढ़ाव में टिके रहे। और बफेट का गणित तो वाकई होश उड़ा देता है। अगर उन्होंने 10 साल की बजाय 30 की उम्र में निवेश शुरू किया होता और 60 की उम्र में रिटायर हो जाते, जैसा ज्यादातर लोग करते हैं, तो पता है उनकी कुल संपत्ति आज की लगभग $95 बिलियन के बजाय कितनी होती? कितनी? सिर्फ लगभग $12 मिलियन। बस इतना फर्क। हाँ, यानी 99% कम। उनकी लगभग सारी दौलत 50-60 की उम्र के बाद बनी है। ये कमाल है, समय का जादू। हाँ, उनकी सफलता में निवेश के हुनर का हाथ है, लेकिन उसका राज वक्त है। इसकी तुलना जिम साइमन से करके देखें। साइमंस का औसत सालाना रिटर्न बफेट से कहीं ज्यादा रहा है, लगभग 66% बनाम बफेट का 22%। बाप रे, 66%। हाँ, लेकिन साइमंस ने ये रिटर्न कम समय के लिए हासिल किया।
अगर साइमंस बफेट जितने लंबे समय यानी 70 साल तक अपना 66% सालाना रिटर्न बनाए रख पाते तो उनकी संपत्ति का आंकड़ा इतना बड़ा होता कि उसे लिखना भी मुश्किल है। कोई $6 ट्रिलियन। 6 ट्रिलियन, ये तो कल्पना से भी परे है। ये दिखाता है कि कंपाउंडिंग कितनी शक्तिशाली है और कितनी अजीब, गैर सहज। हम इसे आसानी से समझ नहीं पाते। जैसे हार्ड ड्राइव की क्षमता 1950 से 1990 तक 40 साल में स्टोरेज सिर्फ 296 मेगाबाइट बढ़ा, लेकिन 1990 से आज तक 100 मिलियन मेगाबाइट से भी ज्यादा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। हाँ, शुरुआत धीमी होती है, फिर विस्फोट होता है। बिल्कुल। और यहाँ सीखने वाली सबसे अहम बात शायद ये है कि अच्छा निवेश करने का मतलब हमेशा सबसे ज्यादा रिटर्न कमाना नहीं होता। अच्छा, तो फिर क्या होता है? अच्छा निवेश वो है जो आपको ठीक-ठाक संतोषजनक रिटर्न दे, लेकिन ऐसा रिटर्न जिसे आप लगातार बिना रुके, बिना हिम्मत हारे लंबे समय तक बनाए रख सकें। अच्छा, मतलब कंसिस्टेंसी। हाँ, कंसिस्टेंसी और टिके रहना, तभी कंपाउंडिंग अपना असली जादू दिखा पाती है। यहीं से हम अगले मुद्दे पर आते हैं जो इसी से जुड़ा है। अमीर बनना एक बात है और अमीर बने रहना वो बिल्कुल दूसरी। अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना, हाँ, ये वाकई दो अलग खेल लगते हैं। 1929 का वो भयानक स्टॉक मार्केट क्रैश याद है? हाँ, बिल्कुल। जेसी लिवरमूर, जो पहले से ही एक जाने माने निवेशक थे, उन्होंने उस क्रैश में बाजार गिरने पर दांव लगाकर, मतलब शॉर्ट सेलिंग करके, आज के हिसाब से अरबों डॉलर कमाए। हाँ, मशहूर किस्सा है। उसी क्रैश ने अब्राहम जर्मैन्स्की नाम के एक रियल एस्टेट डेवलपर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। खबरें तो यहाँ तक थीं कि शायद उन्होंने आत्महत्या कर ली। एक ही घटना, दो बिल्कुल विपरीत परिणाम। लेकिन कहानी यही रुकी नहीं। लिवरमूर अपनी सफलता के नशे में ऐसे डूबे कि और बड़े और जोखिम भरे दांव लगाने लगे। ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ, शायद। नतीजा, कुछ ही सालों में वो दिवालिया हो गए और आखिरकार उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। दुखद अंत। तो अमीर बनना शायद मुश्किल है, पर अमीर बने रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। हाँ, उसके लिए अलग हुनर चाहिए। क्या हुनर? जैसे विनम्रता, ये मानना कि सफलता में किस्मत का भी बड़ा हाथ था। थोड़ी किफायतशारी, ताकि बेतहाशा खर्च ना हो। और थोड़ा डर, ये याद रखने के लिए कि जो कमाया है वो गंवाया भी जा सकता है। सिक्वोया कैपिटल के माइकल मोरेट्स ने अपनी कंपनी की लंबी उम्र का राज क्या बताया था? डर और लंबे समय तक टिके रहना। सही। एक और कहानी रिक गियरिन की है। वो बफेट और मंगर जितने ही स्मार्ट थे, पर उनमें सब्र नहीं था। वो जल्दी अमीर बनना चाहते थे। अच्छा। 1973-74 की मंदी आई, मार्जिन कॉल आई, मतलब उधार चुकाने का दबाव, और उन्हें अपने बर्कशायर हाथवे के शेयर बफेट को ही बेचने पड़े, वो भी बहुत सस्ते में। अरे, क्या किस्मत। वो टिके नहीं रह पाए। टिके रहना, सर्वाइवल, ये शब्द सुनने में शायद उतने आकर्षक ना लगें, लेकिन निवेश की दुनिया में यही शायद सबसे अहम है। आप दुनिया की सबसे अच्छी निवेश योजना बना लें, पर अगर आप बाजार के मुश्किल दौर में, जब सब कुछ लाल दिख रहा हो, टिके नहीं रह सकते, तो वो योजना किसी काम की नहीं। सही बात है। यहीं पर बेंजामिन ग्राहम की वो मशहूर अवधारणा काम आती है, सुरक्षा का मार्जिन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि आप भविष्य का सटीक अनुमान लगा सकते हैं। इसका मतलब है कि आप मानते हैं कि भविष्य अनिश्चित है, अनुमान गलत हो सकते हैं, इसलिए आप अपने निवेश में इतनी गुंजाइश रखते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो आप पूरी तरह बर्बाद ना हो, आप टिके रहें। अच्छा, मतलब एक बफर रखना। हाँ, बिल्कुल। बैंक में रखे कैश पर भली सिर्फ 1% ब्याज मिले, लेकिन उसका असली मूल्य तब पता चलता है जब बाजार 30% गिर जाए और आपको घबराहट में अपने अच्छे शेयर कौड़ियों के दाम बेचने ना पड़े। हाँ, तब वो कैश बहुत काम आता है। वो 1% वाला कैश आपको शायद लाखों का नुकसान होने से बचा ले। इसीलिए शायद एक बारबेल व्यक्तित्व की जरूरत होती है। बारबेल व्यक्तित्व, वो क्या होता है? मतलब एक तरफ भविष्य को लेकर आशावादी होना, दूसरी तरफ इस बात को लेकर हमेशा चौकन्ना रहना कि रास्ते में क्या गड़बड़ हो सकती है जो आपको उस भविष्य तक पहुंचने से रोक दे। उम्मीद और चिंता का संतुलन। हाँ, एक अजीब सा संतुलन। ये संतुलन साधना वाकई मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल। और इसी अनिश्चितता से जुड़ी एक और दिलचस्प सोच है, पूछ ही सब कुछ चलाती है। पूछ मतलब टेल्स ड्राइव एवरीथिंग? हाँ, मतलब कि ज्यादातर नतीजे, चाहे वो व्यापार में हो, निवेश में हो या शायद जिंदगी में भी, कुछ गिनी चुनी बड़ी घटनाओं या चीजों से तय होते हैं। ये वो लंबी पूछ है, लॉन्ग टेल्स, जो औसत को अपनी तरफ खींच लेती हैं।
उदाहरण दे सकते हैं? आर्ट डीलर हेन्स बर्गुरु इनका उदाहरण लीजिए। उन्होंने हजारों कलाकृतियां खरीदी। उनमें से ज्यादातर की कीमत कुछ खास नहीं बढ़ी, कुछ तो शायद बेकार ही निकली। लेकिन पिकासो, क्ली, माटीज जैसे चंद कलाकारों की कुछ पेंटिंग्स इतनी ज्यादा कीमत की हो गई कि उन्हें उसे अमीर बना दिया। हाँ, अरबपति बना दिया। चंद सफल चीजों ने हजारों असफलताओं की भरपाई कर दी और उससे कहीं ज्यादा कमा कर दिया। वेंचर कैपिटल वीसी की दुनिया तो पूरी तरह इसी सिद्धांत पर चलती है। अच्छा, स्टार्टअप्स वाली? हाँ, ज्यादातर नए स्टार्टअप डूब जाते हैं, लेकिन वो एक दो चल निकलते हैं। वो इतने बड़े बन जाते हैं कि पूरे फंड का रिटर्न आसमान पर पहुंचा देते हैं। और ये सिर्फ स्टार्टअप या आर्ट तक ही सीमित नहीं है ना? आम शेयर बाजार में भी यही होता है। बिल्कुल। रसल 3000 इंडेक्स को देखिए, जिसमें अमेरिका की 3000 बड़ी कंपनियां हैं। 1980 से अब तक इस इंडेक्स की लगभग 40% कंपनियां, सोचिए 40%, लगभग पूरी तरह बर्बाद हो गईं। 40%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, उनका शेयर मूल्य लगभग शून्य हो गया। भयानक लगता है सुनकर, लेकिन इसी दौरान पूरा इंडेक्स 73 गुना से ज्यादा बढ़ गया। कमाल है। कैसे? क्योंकि उन हजारों कंपनियों में से कुछ मुट्ठी भर कंपनियों जैसे एप्पल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, उन्होंने इतना असाधारण प्रदर्शन किया कि उन्होंने बाकी सबके भारी नुकसान की भरपाई भी कर दी और ऊपर से इतना मुनाफा दिया कि इंडेक्स आसमान छू गया। यानी कुछ ही विनर्स ने सारा खेल पलट दिया। बिल्कुल। कैरोलो का पिक्चर्स का उदाहरण याद है? हाँ। रैम्बो, टर्मिनेटर 2 बनाई। हाँ, बड़ी फिल्में थी। शेयर बाजार में छा गए और फिर कुछ फ्लॉप फिल्मों के बाद दिवालियां। पूंछ का ही खेल। यहाँ तक कि अमेज़न, एप्पल, गूगल जैसी विशाल कंपनियां भी अपने कुछ गिने चुने पूंछ उत्पादों जैसे आईफोन, AWS या पूंछ कर्मचारियों पर बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं। निवेश में भी शायद सबसे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि आप बाजार की उन कुछ गिनी चुनी चरम घटनाओं, बड़ी गिरावट या बड़ी तेजी के दौरान कैसा व्यवहार करते हैं। वो सू जो हर महीने चुपचाप निवेश करती रही और वो जिम जो घबराकर बाजार से बाहर निकला। हाँ, पैनिक सेलिंग। हाँ, और फिर तेजी देखकर वापस आया। उनके अंतिम रिटर्न में जमीन आसमान का फर्क सिर्फ कुछ दिनों या हफ्तों के व्यवहार के कारण आ गया। बिल्कुल। तो सबक यह है कि बहुत सारी चीजों का औसत या बुरा प्रदर्शन करना या असफल होना, ये सामान्य बात है। अच्छा। हमें अपनी सफलता को हर एक स्टॉक या फैसले से नहीं नापना चाहिए, पूरे पोर्टफोलियो के प्रदर्शन से देखना चाहिए। अक्सर हमारी बड़ी सफलता हमारे कुल प्रयासों के एक बहुत छोटे से हिस्से से आती है। जैसा कि जॉर्ज सोरोस ने कहा था, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितनी बार सही हैं या गलत। महत्वपूर्ण यह है कि जब आप सही हों तो कितना पैसा बनाते हैं और जब आप गलत हों तो कितना कम गवाते हैं। सही बात। उन पूंछ वाले घटनाओं में सही होना ज्यादा जरूरी है। ये सारी बातें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम पैसे के पीछे भागते क्यों हैं आखिर? क्या सिर्फ चीजें खरीदने के लिए? मिशिगन विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक एंगस कैंपबेल ने खुशी पर एक दिलचस्प शोध किया था। अच्छा, क्या पाया उन्होंने? के स्तर से उतनी नहीं जुड़ी थी जितनी इस एक भावना से जुड़ी थी कि वो अपने जीवन पर कितना नियंत्रण महसूस करते हैं। नियंत्रण, कंट्रोल। हाँ, यहीं पर पैसे का एक और शायद सबसे बड़ा फायदा सामने आता है। पैसे का सबसे बड़ा, सबसे कीमती लाभांश है अपने समय पर नियंत्रण, खरीदने की क्षमता। समय पर नियंत्रण। हाँ, ये आजादी कि आप जो चाहें, जब चाहें, जिसके साथ चाहें और जब तक चाहें कर सकें। ये किसी भी लग्जरी कार या बड़े घर से ज्यादा कीमती है। सोचिए, थोड़ा सा पैसा होने का मतलब है कि अगर आप बीमार पड़ते हैं तो बिना बैंक बैलेंस की चिंता किए कुछ दिन आराम कर सकते हैं। सही है। थोड़ा और पैसा होने का मतलब है कि आप नौकरी छूटने पर घबराहट में कोई भी काम करने के बजाय अपनी पसंद की अगली नौकरी मिलने का इंतजार कर सकते हैं। विकल्प होना। हाँ, और ज्यादा पैसा शायद आपको जल्दी रिटायर होने, अपना कोई शौक पूरा करने या दुनिया घूमने की आजादी दे। मैंने खुद कॉलेज में गर्मियों में एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंटर्नशिप की थी, सिर्फ इसलिए कि सुना था वहां पैसा बहुत मिलता है। हाँ, पैसा तो होता है वहां। लेकिन पहले ही दिन समझ आ गया कि उस भारी भरकम स्टाइपेंड की कीमत थी अपनी जिंदगी के हर मिनट पर से अपना नियंत्रण खो देना। सुबह 9 से रात 2 बजे तक काम। बाप रे। डेरिक सिवर्स, जिन्होंने अपनी कंपनी CD बेबी बेची थी, कहते हैं कि असली वित्तीय आज़ादी उन्हें तब महसूस हुई जब वो 22 साल के थे और उनके पास इतने पैसे जमा हो गए थे कि उन्हें गुजारे के लिए नौकरी करने की जरूरत नहीं रही। ना कि तब जब करोड़ों कमाए। हाँ, न कि तब जब उन्होंने कंपनी बेचकर करोड़ों कमाए।
वो नियंत्रण वाली भावना ज्यादा अहम थी। एक बड़ा विरोधाभास है ना। आज अमेरिका इतिहास का सबसे अमीर देश है, लेकिन वहां के लोग औसतन 1950 के दशक के मुकाबले ज्यादा खुश नहीं हैं। हाँ, ये तो अजीब है। जबकि तब औसत आय आज से बहुत कम थी। गैलप पोल लगातार दिखाते हैं कि अमेरिकी दुनिया के सबसे ज्यादा तनावग्रस्त और चिंतित लोगों में से हैं। ऐसा क्यों? कुछ हद तक शायद इसलिए कि हमने अपनी बढ़ी हुई दौलत का इस्तेमाल ज्यादा बड़ा और बेहतर सामान खरीदने में तो किया है, लेकिन इस प्रक्रिया में हमने अपने समय पर से नियंत्रण काफी हद तक गंवा दिया है। पहले की मैन्युफैक्चरिंग नौकरियों का एक तयशुदा अंत होता था। आप फैक्ट्री से बाहर निकले, काम खत्म। सही। लेकिन आज की ज्ञान आधारित या सेवा क्षेत्र की नौकरियों में काम आपके दिमाग में 24 घंटे चलता रहता है। वो कभी खत्म होता महसूस ही नहीं होता। हाँ, दिमाग घर पे भी काम करता रहता है। हम शायद ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन कम जी रहे हैं। दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस का नाम नहीं है। दौलत है स्वायत्तता, अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की आजादी। तो इसका मतलब है कि अमीर दिखना और असल में धनवान होना, ये दोनों अलग चीजें हैं। हाँ, ये फर्क बहुत अहम है और अक्सर हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। अमीर होना आमतौर पर वर्तमान आय से जुड़ा होता है। ये दिखाई देता है। जैसे कोई महंगी कार चला रहा है, बड़े ब्रांड के कपड़े पहने हैं, महंगे रेस्टोरेंट में खा रहा है, वो अमीर दिखता है। लेकिन धनवान होना यानी संपत्ति का मालिक होना, और संपत्ति क्या है? क्या है? वो आय जो खर्च नहीं की गई, ये अदृश्य होती है। अदृश्य? हाँ, रियाना के वित्तीय सलाहकार ने एक बार कहा था, जब वो लगभग दिवालिया हो गई थी, क्या ये बताना वाकई जरूरी था कि अगर आप चीजों पर पैसा खर्च करेंगी तो आपके पास चीजें होंगी, पैसा नहीं? सीधी बात। धन वो महंगी कारें हैं जो नहीं खरीदी गईं, वो हीरे हैं जो लॉकर में रखे हैं, पहने नहीं गए। धन वो वित्तीय आजादी है जो बचत से आती है। बचत से? और बचत क्या है? बचत दरअसल आपके अहंकार और आपकी आय के बीच का फासला है। अहंकार और आय के बीच का फासला, क्या खूब कहा। मतलब अगर हम अपनी कमाई से कम में जीने की कला सीख लें तो धनवान बनने का रास्ता खुल जाता है। बिल्कुल। ये कुछ वैसा ही है जैसे ऊर्जा दक्षता की बात होती है। 1970 के दशक के तेल संकट से दुनिया कैसे उभरी? सिर्फ ज्यादा तेल खोज कर नहीं, बल्कि कम इस्तेमाल करके। हाँ, ऊर्जा का कम इस्तेमाल करना सीखकर ज्यादा कुशल कारें, घर और फैक्ट्रियां बनाकर। बचत करना भी कुछ वैसा ही है। ये निवेश पर सबसे ज्यादा रिटर्न पाने की कोशिश करने से ज्यादा भरोसेमंद है। और हमारे कंट्रोल में है। हाँ, पूरी तरह हमारे नियंत्रण में। निवेश का रिटर्न तो बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है, लेकिन कितनी बचत करनी है ये हमारी मर्जी पर है। और बचत सिर्फ भविष्य के लिए पैसा जोड़ने जैसा नहीं है। ये आपको लचीलापन देती है, विकल्प देती है, और जैसा हमने पहले कहा, अपने समय पर नियंत्रण देती है। हाँ, वो आजादी। ये धन पर अनदेखा रिटर्न है। वो सुकून, वो मानसिक शांति जो ये जानकर मिलती है कि आपके पास मुश्किलों या मौकों के लिए गुंजाइश है। बिल्कुल। और ये गुंजाइश हमें एक और जरूरी विचार की ओर ले जाती है। वित्तीय फैसले लेते समय क्या हमें एकदम तर्क संगत होने की कोशिश करनी चाहिए, जैसा कि अर्थशास्त्र की किताबें कहती हैं? हाँ, ऑप्टिमल फैसला। या सिर्फ काफी हद तक उचित होना काफी है? जूलियस वैगनर जोरेक का उदाहरण सोचिए। उन्हें सिफिलिस के इलाज के लिए बुखार पैदा करने वाली थेरेपी खोजने पर नोबेल पुरस्कार मिला था। अच्छा। उनका तर्क पूरी तरह रैशनल था। बुखार शरीर की संक्रमण से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। ठीक है। लेकिन उनका तरीका, मरीजों को मलेरिया या टाइफाइड के हल्के स्ट्रेन से संक्रमित करना, क्या? ये तो खतरनाक है। बहुत। ये कितना खतरनाक और अनुचित था। कई मरीज उस इलाज से ही मर गए। बाप रे। तर्कसंगत पर जानलेवा। ये तो डरावना है। मतलब जो कागज पर सही लगे, जरूरी नहीं कि असल जिंदगी में भी सही हो। बिल्कुल। इसे वित्त पर लागू करें। हैरी मार्कोविट्स, जिन्हें मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी के लिए नोबेल मिला, उन्होंने खुद माना कि उनका अपना रिटायरमेंट पोर्टफोलियो पूरी तरह गणितीय रूप से ऑप्टिमाइज्ड नहीं था। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि उनका पोर्टफोलियो ऐसा हो जिसके साथ वो सहज महसूस करें, जिससे उन्हें रात को नींद आए, न कि ऐसा जो सिर्फ कंप्यूटर को सही लगे। अच्छा, मानवीय पहलू? हाँ। एक और अध्ययन ने दिखाया कि गणितीय रूप से युवा निवेशकों के लिए सबसे अच्छा तरीका है उधार लेकर लीवरेज निवेश करना। कागज पर ये शानदार रिटर्न दिखाता है, लेकिन क्या आप असल जिंदगी में ऐसा कर पाएंगे? नहीं, ये तो नामुमकिन लगता है। बाजार गिरेगा तो डर लगेगा। बिल्कुल। जब बाजार गिरेगा और आपका पूरा निवेश खत्म होता दिखेगा, क्या आप उस रणनीति पर टिके रह पाएंगे? शायद नहीं। कभी नहीं। यहीं पर उचित का तर्क संगत से बेहतर होने का राज छुपा है, टिके रहने की शक्ति।
जो रणनीति आपको मानसिक शांति देती है, भले ही वो सैद्धांतिक रूप से सर्वश्रेष्ठ ना हो, आप उसे लंबे समय तक निभा पाएंगे। और जैसा हमने देखा, लंबे समय तक टिके रहना ही कंपाउंडिंग का जादू जगाता है। कभी-कभी अपने निवेशों से थोड़ा भावनात्मक लगाव रखना, जो तर्कसंगत नहीं लगता, वो भी आपको मुश्किल वक्त में उन्हें बेचने से रोक सकता है और टिके रहने में मदद कर सकता है। अच्छा। इतिहास हमें सिखाता जरूर है, लेकिन निवेश कोई भौतिक विज्ञान नहीं है। ये इंसानी भावनाओं, डर, लालच, उम्मीदों से भरा मैदान है। सही। पिछला अनुभव भविष्य की भविष्यवाणी करने की गारंटी नहीं देता, जैसा कि माइकल बैटमिक कहते हैं, बल्कि अनुभव अक्सर हमें अति आत्मविश्वासी बना देता है। और दुनिया तो लगातार बदल ही रही है। 401 का आना, वेंचर कैपिटल का बढ़ना, एल्गोरिदम ट्रेडिंग, ये सब ऐसे बदलाव हैं जो इतिहास की सीधी तुलना को मुश्किल बनाते हैं। इसलिए लचीला होना, व्यावहारिक होना सिर्फ किताबी तर्क पर अड़े रहने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मतलब हमें हमेशा इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि चीजें हमारी सोच के मुताबिक नहीं चलेंगी। बिल्कुल, यही त्रुटि की गुंजाइश का महत्व समझ आता है। मार्जिन ऑफ एरर। हाँ, इसे ब्लैक जैक में कार्ड गिनने वाले माहिर खिलाड़ियों के उदाहरण से समझें। वो जानते हैं कि वो अगला पत्ता ठीक नहीं बता सकते, सिर्फ संभावना का अनुमान लगा सकते हैं। इसीलिए वो कभी भी अपने सारे चिप्स एक ही दांव पर नहीं लगाते, चाहे हालात कितने भी अच्छे क्यों ना लग रहे हों। अच्छा, हमेशा कुछ बचा कर रखते हैं। हाँ, वो हमेशा कुछ चिप्स बचाकर रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो गलत हो सकते हैं और उन्हें खेल में बने रहने के लिए उस गुंजाइश की जरूरत है। बेंजामिन ग्राहम का सुरक्षा का मार्जिन भी यही कहता है, ये भविष्य की अनिश्चितता को स्वीकार करना है। माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआती दिनों की कहानी है कि बिल गेट्स हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि कंपनी के बैंक खाते में कम से कम इतना कैश जरूर हो कि अगर कंपनी 1 साल तक एक पैसा भी ना कमाए तो भी वो अपने सारे कर्मचारियों को वेतन दे सकें। अरे वाह, ये तो जबरदस्त बफर है। हाँ, एक जबरदस्त त्रुटि की गुंजाइश थी जिसने माइक्रोसॉफ्ट को कई मुश्किल दौर से निकलने में मदद की। ये सिर्फ पैसे की गुंजाइश नहीं, शायद दिमागी सुकून की भी गुंजाइश है। स्प्रेडशीट पर देखना कि हाँ, मैं 30% गिरावट झेल सकती हूँ, एक बात है, और असल में जब बाजार गिर रहा हो और आप रात को अपने बच्चों को सुलाते हुए सोच रहे हो कि कहीं मेरे निवेश के फैसलों ने इनका भविष्य तो खतरे में नहीं डाल दिया, उस वक्त कैसा महसूस होता है, वो बिल्कुल अलग बात है। हाँ, भावनात्मक सहनशक्ति तकनीकी सहनशक्ति से बहुत अलग है। स्टेलिनग्राद में जर्मन टैंकों की वो कहानी याद है? महीनों तक टैंक खड़े रहे। हाँ। और जब लड़ाई में उनकी जरूरत पड़ी तो ज्यादातर स्टार्ट ही नहीं हुए। क्यों? क्या हुआ? किसी ने सोचा ही नहीं था कि चूहे उनकी वायरिंग कुतर देंगे। अरे, चूहे? ये अप्रत्याशित था। ऐसी अनियोजित चीजों से बचने का एक तरीका है विफलता के एकल बिंदुओं से बचना। सिंगल पॉइंट्स ऑफ फेलियर? हाँ, यानी अपनी पूरी वित्तीय सुरक्षा किसी एक नौकरी, एक निवेश या एक रणनीति पर निर्भर न रखना। और भविष्य के उन खर्चों के लिए भी बचत करना जिनके बारे में हमें आज पता भी नहीं है। ये भी त्रुटि की गुंजाइश बनाना है। क्योंकि जैसा कहा गया है, हर योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये योजना बनाना है कि योजना के अनुसार योजना नहीं चलेगी। क्या बात कही। योजना का सबसे अहम हिस्सा है ये मानना कि योजना बिगड़ेगी। हाँ, और इसी से जुड़ा है हमारा अगला पड़ाव, हमारे बदलते लक्ष्य और डूबी हुई लागतें, संक कॉस्ट्स। हाँ, संक कॉस्ट्स। मेरा एक दोस्त है, बचपन से उसका सपना था डॉक्टर बनने का। उसने जी जान लगा दी, बहुत मेहनत की और आखिरकार डॉक्टर बन भी गया। कुछ साल पहले उससे मुलाकात हुई तो मैंने पूछा, और भाई कैसा चल रहा है सपना? तो क्या कहा उसने? उसका जवाब था, यार बहुत बुरा करियर चुन लिया। अरे, जिसका सपना था वही पूरा होने पर? हाँ, उसी से नफरत कर रहा था। हार्वर्ड के मनोवैज्ञानिक डैन गिलबर्ट इसे इतिहास के अंत का भ्रम कहते हैं, एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन। हाँ, हम सब ये सोचते हैं कि हम आज जैसे हैं भविष्य में भी वैसे ही रहेंगे। हाँ। हमें कम आंकते हैं कि हमारे विचार, हमारी पसंद, हमारी जरूरतें कितनी बदल सकती हैं। सही बात है, हम बदलते रहते हैं। पैसे की योजना पर सोचिए। 5 साल का बच्चा शायद ट्रैक्टर चलाना चाहता है, 15 साल का वकील बनना चाहता है, 35 साल का होने पर शायद उसे घर पर रहकर बच्चों की देखभाल करने का मन करे, और 70 साल का होने पर वो सोचे कि काश रिटायरमेंट के लिए और ज्यादा बचाया होता। हम सब बदलते हैं और ये बदलाव हमारी वित्तीय योजनाओं के लिए बहुत मायने रखता है। पहला, बहुत ज्यादा टोका टोकी वाली या चरम योजनाएं, जैसे बहुत कम खर्च में जीना या बहुत ज्यादा कमाने के लिए दिन रात एक कर देना, वो भविष्य में पछतावे का कारण बन सकती हैं, क्योंकि हो सकता है भविष्य का आप वैसा जीना ही न चाहे। सही है।
इसलिए शायद संतुलन साधना, बीच का रास्ता अपनाना बेहतर है। दूसरा, हमें ये स्वीकार करना होगा कि हमारा मन बदल सकता है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यहीं पर डूबी हुई लागतों यानी संक कॉस्ट्स का विचार आता है। हाँ, अक्सर हम किसी चीज, नौकरी, करियर, निवेश, यहाँ तक कि रिश्ते में सिर्फ इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि हमने उसमें बहुत समय, पैसा या भावनाएं लगा दी होती है। भले ही अब वो हमारे लिए सही ना हो, हम सोचते हैं इतना कुछ लगा दिया, अब कैसे छोड़ें? बिल्कुल, ये बहुत होता है। जेफ बेजोस ने एक बार कहा था, कोई डूबी हुई लागत नहीं होती है। अच्छा। मतलब अतीत में किए गए निवेशों को भविष्य के फैसलों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। क्या वो चीज आज भी आपके लिए मायने रखती है? अगर नहीं, तो शायद आगे बढ़ने का वक्त है। हमें अपने अतीत के एक बदले हुए स्व के कैदी बनने से बचना चाहिए, बदलते लक्ष्यों को स्वीकार करना और बिना ज्यादा अफसोस के रास्ता बदलना सीखकर हम भविष्य के पछतावे को काफी कम कर सकते हैं। यानी अतीत को पकड़े रहने के बजाय भविष्य के स्व के लिए थोड़ी गुंजाइश छोड़ना। बिल्कुल। और भविष्य की अनिश्चितता का एक और पहलू है बाजार की अस्थिरता, ये उतार चढ़ाव। ज्यादातर लोग इसे जुर्माने, फाइन की तरह देखते हैं, सजा की तरह, जिसे हर हाल में टाला जाना चाहिए। हाँ, लगता तो ऐसा ही है, डर लगता है। लेकिन मॉर्गन हाउसल एक अलग नजरिया सुझाते हैं। इसे रिटर्न कमाने के लिए चुकाई जाने वाली फीस की तरह देखिए। फीस जैसे किसी सर्विस की फीस? हाँ, जैसे आप किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में अच्छे खाने के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार रहते हैं या डिज्नीलैंड घूमने के लिए महंगा टिकट खरीदते हैं, वैसे ही बाजार से अच्छा रिटर्न पाने के लिए आपको अस्थिरता, डर और अनिश्चितता की फीस चुकानी पड़ती है। ये तो बिल्कुल नया नजरिया है। जीई का उदाहरण देखिए। जैक वेल्च के दौर में कंपनी अपनी कमाई को हर तिमाही एकदम स्मूथ, बिना उतार चढ़ाव के दिखाने के लिए जानी जाती थी। हाँ, सुना है। चाहे इसके लिए अकाउंटिंग में कितनी भी हेर फेर क्यों ना करनी पड़े, उन्होंने अस्थिरता की फीस चुकाने से बचने की कोशिश की। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा, बाद के सीईओ जेफ इमेल्ट के समय में कंपनी को भारी गिरावट का सामना करना पड़ा क्योंकि पुरानी छुपाई हुई गड़बड़ियां सामने आ गईं। फैनी में और फ्रेडी मैक ने भी मुनाफे को कम दिखाकर भविष्य के लिए बचाने की कोशिश की ताकि स्थिरता का भ्रम बना रहे। ये सब अस्थिरता से बचने की कोशिशें थीं जिनका अंत अच्छा नहीं हुआ। ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। अस्थिरता जुर्माना नहीं, फीस है। मतलब रिटर्न मुफ्त में नहीं मिलते, उनकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। सही, नो फ्री लंच। और अगर हम उस कीमत से बचने की कोशिश करेंगे, बार बार खरीद बिक्री करेंगे, बाजार को टाइम करने की कोशिश करेंगे, तो अक्सर हम उससे भी ज्यादा बड़ी कीमत चुका देते हैं, यानी कम रिटर्न कमाते हैं। बिल्कुल, कहा करें तो यही दिखाते हैं कि औसत निवेशक अपने खरीदे हुए फंड से भी कम कमा पाता है क्योंकि वो डर और लालच में गलत समय पर अंदर बाहर होता रहता है। हाँ, इमोशनल फैसले। और एक और खतरा है, दूसरों को देखकर अपने फैसले लेना। हो सकता है वो कोई और ही खेल खेल रहे हों। हाँ, ये बहुत होता है। एक डे ट्रेडर के लिए गूगल का शेयर आज खरीदना शायद अच्छा फैसला हो, लेकिन एक लंबी अवधि के निवेशक के लिए जो 20 साल बाद रिटायर होने वाला है, आज की कीमत उतनी मायने नहीं रखती। सही, उनका टाइम होराइजन अलग है। गूगल का शेयर महंगा है या सस्ता, ये पूरी तरह आपकी समय सीमा पर निर्भर करता है। बाजार में बुलबुले, बबल्स अक्सर तब बनते हैं जब लंबी अवधि के निवेशक छोटी अवधि के ट्रेडर्स की देखा देखी मोमेंटम का पीछा करने लगते हैं। हाँ, FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और उन कीमतों पर खरीदने लगते हैं जो सिर्फ छोटी अवधि के खेल के लिए ही सही थी। अपना खेल पहचानना और उसी के नियम से खेलना बहुत जरूरी है। एकदम सही, अपना खेल पहचानना और उस पर टिके रहना। और हाँ, दूसरों की बातों से, खासकर निराशावादी बातों से ज्यादा प्रभावित ना होना। निराशावाद, इसमें एक अजीब सा खिंचाव होता है ना। 2008 में जब आर्थिक संकट गहरा रहा था, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रूसी प्रोफेसर इगोर पैनारिन की कहानी छापी, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि अमेरिका जल्द ही टूटकर बिखर जाएगा। वो खबर जंगल की आग की तरह फैली थी। अरे हाँ, मुझे याद है। निराशावादी बातें ज्यादा स्मार्ट लगती हैं, ज्यादा ध्यान खींचती हैं, शायद इसलिए कि हमारा दिमाग खतरे को लेकर ज्यादा संवेदनशील होता है। हाँ, नेगेटिविटी बायस। अगर कोई कहे कि फलां स्टॉक 10 गुना बढ़ सकता है, तो हम शायद सुन के भूल जाएं। लेकिन अगर कोई कहे कि हमने जो स्टॉक खरीदा है वो धोखाधड़ी है और डूबने वाला है, दुकान खड़े हो जाते हैं तुरंत। मैट रिडले और हैंस रॉसलिंग जैसे लेखकों ने दिखाया है कि दुनिया में पिछले कई दशकों में इतनी जबरदस्त तरक्की हुई है
जीवन स्तर कितना सुधरा है, लेकिन फिर भी निराशावाद लगातार हावी रहा है। हाँ, ये अजीब है। हर पीढ़ी को यही लगता है कि दुनिया पहले से बदतर होती जा रही है। इसके पीछे कई मनोवैज्ञानिक कारण हैं। पहला, जैसा आपने कहा, खतरे पर हमारा ध्यान जल्दी जाता है। बुरी खबरें जैसे मंदी, महामारी अक्सर हम सबको एक साथ प्रभावित करती हैं, जबकि अच्छी खबरें जैसे चिकित्सा में प्रगति धीरे धीरे असर दिखाती हैं और व्यक्तिगत ज्यादा लगती हैं। दूसरा, निराशावादी लोग अक्सर मौजूदा रुझानों को बिना ये सोचे आगे बढ़ा देते हैं कि इंसान और बाजार कैसे अनुकूलन करते हैं, कैसे समस्याओं का हल निकालते हैं। 2008 में जब तेल की कीमतें आसमान छू रही थी तो भविष्यवाणियां होने लगी कि दुनिया तेल के बिना थम जाएगी। हाँ, डर का माहौल था। लेकिन बढ़ी कीमतों ने नई तकनीक जैसे फ्रैकिंग को बढ़ावा दिया और आज तेल का उत्पादन पहले से कहीं ज्यादा है। अच्छा। तीसरा, प्रगति बहुत धीमी और उबाऊ होती है, जबकि झटके अचानक और तेज होते हैं। हृदय रोग से होने वाली मौतों में दशकों में आई भारी कमी उतनी सनसनी नहीं फैलाती जितना एक बड़ा तूफान या आतंकी हमला। सही बात है। प्रतिष्ठा बनाने में सालों लगते हैं, गंवाने में एक पल। यहीं पर कहानी की ताकत सामने आती है। कहानी की ताकत? हाँ, सोचिए, 2007 और 2009 के बीच अमेरिका की भौतिक संपत्ति, फैक्ट्रियां, सड़कें, लोगों का ज्ञान, तकनीक लगभग वैसी ही थी, शायद थोड़ी बेहतरी हुई हो। लेकिन 2009 में हम सब कितना ज्यादा गरीब और डरा हुआ महसूस कर रहे थे। क्यों? डर की वजह से। क्योंकि हमने जो कहानी खुद को सुनाई थी वो बदल गई थी। 2007 की कहानी तरक्की और स्थिरता की थी, 2009 की डर और अनिश्चितता की। कहानी ने सब कुछ बदल दिया, जबकि जमीनी हकीकत उतनी नहीं बदली थी। वाह, कहानी ने हकीकत बदल दी, ये तो कमाल की बात है। हाँ, और डैनियल कानमैन जैसे मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि जब हम किसी चीज को सच मानना चाहते हैं तो हम ऐसी कहानियों पर बहुत आसानी से यकीन कर लेते हैं जो उस चाहत को पूरा करती हैं, भले ही उनके सच होने की संभावना कितनी भी कम क्यों ना हो। जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद लोगों ने मान लिया कि अब दोबारा कभी युद्ध नहीं होगा, क्योंकि वो ऐसा चाहते थे। हाँ। वित्त की दुनिया में जहां दांव इतने ऊंचे होते हैं, हमारे सपने, हमारी सुरक्षा, हमारी आजादी, वहां ये प्रवृत्ति और भी मजबूत हो जाती है। लोग टीवी पर आने वाले उन पंडितों की भविष्यवाणियों पर क्यों ध्यान देते हैं जिनका पिछला रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है? हाँ, ये तो मैं भी सोचती हूँ। क्योंकि मन में एक उम्मीद होती है कि काश ये सही निकल जाएं और हम रातों रात अमीर बन जाएं। हाँ। लोग एक्टिव म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों डालते हैं, जबकि ज्यादातर लगभग 85% अपने बेंचमार्क इंडेक्स से भी कम रिटर्न दे पाते हैं? क्योंकि वो कहानी पर यकीन करते हैं। हाँ, क्योंकि वो उस छिपे हुए हीरे को ढूंढ निकालने की कहानी पर यकीन करना चाहते हैं। और यहीं ऊंचे दाव के साथ त्रुटि की गुंजाइश का महत्व और भी बढ़ जाता है। एक और बात, हम सबके पास दुनिया की जानकारी अधूरी होती है, टुकड़ों में होती है, लेकिन हमारा दिमाग उन टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी समझ में आने लायक कहानी गढ़ लेता है। हाँ, खाली जगह भर लेता है। बिल्कुल। जैसे एक बच्चा दुनिया को अपने सीमित अनुभव के चश्मे से देखता है, वैसे ही हम भी करते हैं। इतिहासकार B.H. लिटिल हार्ट ने कहा था कि इतिहास लिखना सिर्फ तथ्यों को जमा करना नहीं है, उसमें कल्पना और अंतर्ज्ञान का इस्तेमाल करना ही पड़ता है, क्योंकि सबूत इतने बिखरे और अधूरे होते हैं कि कहानी बनाने के लिए खाली जगह भरनी ही पड़ती है। और ये कहानी गढ़ने की हमारी आदत ही हमें वित्तीय गलतियों की ओर ले जा सकती है ना? बिल्कुल। हम बाजारों को गलत समझ सकते हैं, अपनी क्षमताओं को लेकर जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी हो सकते हैं, या फिर कहानी के उन खाली हिस्सों को भरने के लिए आंख बंद करके भीड़ के पीछे चल सकते हैं। हाँ, हर्ड मेंटालिटी। ये मानना बहुत मुश्किल होता है कि बहुत कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर है, खासकर बाजारों में। काहनमैन ने योजना बनाने को लेकर हमारी भ्रांतियों के बारे में भी लिखा है। क्या? हम अक्सर दूसरों की योजनाओं और उनके हुनर को नजरअंदाज कर देते हैं। हम अपनी सफलता में अपने हुनर का हाथ ज्यादा और किस्मत का कम देखते हैं। और हम उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो हमें पता है, उन अज्ञात चीजों को भूल जाते हैं जो हमारी योजना को पटरी से उतार सकती हैं। सही। ये सब हमें ऐसी कहानियां बनाने की ओर ले जाता है जो हमें अच्छी तो लगती हैं, पर अक्सर हकीकत से दूर होती हैं। तो इन सारी कहानियों, उदाहरणों और विचारों का सार क्या निकलता है? अगर हमें एक मुख्य संदेश लेना हो तो वो क्या होगा? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा संदेश ये है कि पैसे का प्रबंधन सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप कितना जानते हैं, यानी गणित, वित्त या अर्थशास्त्र के नियम। ये उससे कहीं ज्यादा इस बारे में है कि आप व्यवहार कैसे करते हैं। ये मनोविज्ञान का खेल है, भावनाओं का खेल है
आपके व्यक्तिगत इतिहास और अनुभवों का खेल है। हाँ, हमने देखा कि कैसे हर किसी का अनुभव अलग होता है और उनके फैसलों को सही या गलत नहीं बल्कि उनके नजरिए से उचित बनाता है। बिल्कुल। हमने किस्मत और जोखिम की उस अदृश्य लेकिन शक्तिशाली भूमिका को समझा जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हाँ, हमने पर्याप्त यानी एनफ की उस मुश्किल लेकिन बेहद जरूरी सोच पर बात की। वो हेलर वाली बात। हमने समय और कंपाउंडिंग की उस धीमी पर अद्भुत ताकत को देखा। हाँ, टिके रहने की ताकत। हमने अमीर बनने और अमीर बने रहने के बीच के बड़े फर्क को जाना और समझा कि टिके रहना कितना जरूरी है। सर्वाइवल। हमने देखा कि कैसे कुछ गिने चुनी घटनाएं या निवेश पूछ ही ज्यादातर नतीजों को तय करते हैं। टेल्स ड्राइव एवरीथिंग। हमने अपने समय पर नियंत्रण को पैसे के सबसे बड़े लाभांश के रूप में पहचाना। आजादी। हमने बचत की सरल लेकिन अविश्वसनीय शक्ति को समझा। हाँ, जो हमारे कंट्रोल में है। और हमने ये भी सीखा कि हमेशा एकदम तर्कसंगत होने की कोशिश करने से बेहतर है सिर्फ काफी हद तक उचित होना, यानी ऐसी राह चुनना जिस पर हम लंबे समय तक टिके रह सकें। रीजनेबल होना, रैशनल नहीं। हमने त्रुटि की गुंजाइश रखने की जरूरत को समझा क्योंकि भविष्य अनिश्चित है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हमने जाना कि हम और हमारी जरूरतें कैसे बदलते हैं और डूबी हुई लागतों को छोड़कर आगे बढ़ना क्यों जरूरी है। संक कॉस्ट को भूलना। हमने बाजार के उतार चढ़ाव को जुर्माना नहीं बल्कि रिटर्न कमाने की फीस समझना सीखा। हाँ, स्थिरता की कीमत। और हमने निराशावाद के आकर्षण और उन कहानियों की शक्ति को समझा जो हम खुद को और दूसरों को सुनाते हैं और कैसे वो हमारी हकीकत को आकार देती है। बिल्कुल। इन सबको एक साथ पिरोकर देखें तो कुछ सिद्धांत तो उभरते हैं, है ना? हाँ, कई सारे। जैसे विनम्रता, ये मानना कि हम सब कुछ नहीं जानते और किस्मत का बड़ा हाथ है। हाँ, अहंकार को कम रखना। ऐसे फैसले लेना जिनसे रात को नींद आए। स्लीप टेस्ट। अपनी समय सीमा को समझना, कंपाउंडिंग को वक्त देना। बिल्कुल। और असफलता को सामान्य मानना। अपने समय पर नियंत्रण को लक्ष्य बनाना, बचत को प्राथमिकता देना। सही। अस्थिरता को कीमत समझना, हमेशा गलती की गुंजाइश रखना, अति से बचना। हाँ, और अपना खेल खेलना, दूसरों की नकल नहीं करना, और इस पूरी प्रक्रिया की अनिश्चितता और गंदगी को स्वीकार करना। गंदगी मतलब मतलब ये सब साफ सुथरा सीधा साधा नहीं है, ये उलझा हुआ है, इंसानी है। शायद व्यक्तिगत वित्त भी कुछ वैसा ही है जैसा आजकल चिकित्सा में होता है। कोई एक सही जवाब नहीं होता, सिर्फ वही सही होता है जो उस खास व्यक्ति के लिए उसकी परिस्थितियों और जरूरतों के हिसाब से काम करता है। ये बहुत अच्छी बात कही। तो अब जाते जाते सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि व्यक्तिगत वित्त कितना व्यक्तिगत होता है, हमारे अनूठे अनुभवों और बदलते लक्ष्यों से कितना प्रभावित होता है। डैन गिलबर्ट का इतिहास के अंत का भ्रम हमें याद दिलाता है कि हम ये कम आंकते हैं कि हम भविष्य में कितना बदल जाएंगे। तो सोचिए, आज पैसे के बारे में आपकी ऐसी कौन सी धारणा या विश्वास है जिस पर शायद आपका भविष्य का स्व 10 या 20 साल बाद पीछे मुड़कर सवाल उठाए या शायद मुस्कुरा दे। सोचने वाली बात है। आज हमारे साथ इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है आपको पैसे और खुद के व्यवहार को देखने का एक नया नजरिया मिला होगा।